डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th के फंक्शंस को देखेंगे जो चैप्टर 2 का ही एक हिस्सा है। तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको 12th में भी इसका आगे टाइप्स ऑफ फंक्शन में मदद मिलेगा। तो चलिए हम लोग अपने सबसे पहले फंक्शन के डेफिनेशन को समझते हैं। मैंने आपको रिलेशन पढ़ाते वक्त ये बताया था कि फंक्शन जो होता है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। मैंने एक वहाँ पे पंच लाइन बताई थी कि ऑल फंक्शंस आर रिलेशंस बट ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शंस। तो चलिए आज कुछ हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और वहाँ से समझने का प्रयास करेंगे कि क्या है एक्चुअली रिलेशन। आपने देखा ही है कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए मैं एक कुछ एग्जाम्पल से आपको इलस्ट्रेट करूंगा कि फंक्शंस आखिर होता क्या है, किस तरह का क्या खासियत है। ये भी एक स्पेशल टाइप का रिलेशन तो है, लेकिन क्या खासियत है जिसको एक अलग नाम दिया है। तो सबसे पहले यूँ समझें, हम लोग एक ऑर्डर पेयर, क्योंकि रिलेशन में आपने देखा होगा तो हम लोग इसको एक ऑर्डर पेयर मान लेते हैं, F1 इसका नाम डाल देते हैं। ठीक है, इसमें ऑर्डर पेयर्स कुछ लिखे हुए हैं। कुछ ऑर्डर पेयर मान लीजिए यहाँ पे दे रखा है। सपोज मैं एक्सरसाइज का ही ले लेता हूँ ताकि आपका एक क्वेश्चन भी हो जाएगा और हम समझ भी लेंगे। यहाँ पे दे रखा है 2-1, 5-1, 8-1, इसी तरीके से 11, 14, 17, 11-1, 14-1 और 17-1। ये एक्सरसाइज का बेटा पहला क्वेश्चन है जिसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे लेके आपको बतलाना चाहता हूँ। ये फंक्शन है या नहीं? तो ये फंक्शन है। क्यों है? क्योंकि फंक्शन में हमें क्या, फंक्शन किसको कहते हैं। दूसरा यहाँ पे इसने एक ऑर्डर पेयर और क्रिएट किया हुआ है जिसमें इन्होंने ऑर्डर पेयर लिखा है 2-1, उसके बाद लिखा है 4-2, 6-3, 8-4, फिर 10-5 और इसी तरीके से बढ़ते हुए 12-6, 14-7। ये इतने सारे ऑर्डर पेयर लिखे हुए हैं। थर्ड पार्ट में जिसको हम लोग F3 का नाम दे रहे हैं, इसके ऑर्डर पेयर जरा देखिए 1-3, 1-5 और 2-5। चलिए हम लोग इस एक्सरसाइज के इस प्रॉब्लम से अपने फंक्शन को समझते हैं। इसने क्वेश्चन में यही कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस। तो हम लोग पहले अपने फंक्शन और डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज, इसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, फंक्शन एक तरह का रिलेशन है, इसलिए इसको नाम पहले जो हम लोग आर लिखा करते थे यहाँ पे एफ से, केवल नोटेशन की बात है। तो रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए में कुछ एलिमेंट होगा, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं एक मैपिंग से। ये हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट बी है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या है कि हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो पहला जब हम लोग डिफाइन करेंगे तो इसका कंडीशन क्या है कि ए बी आर नॉन एम्प्टी सेट। अब ये नॉन एम्प्टी है मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होगा। तो सपोज करिए आप यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ भी हम लोग मान लेते हैं 1 2 3 4, ये मान लेते हैं। अभी 5 6 ज़्यादा भी ले सकते हैं, इसमें कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करेंगे तो हम नंबर्स काउंट कर लेंगे। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, तो टोटल ऑर्डर पेयर विल बी 24। बट यहाँ पे क्या कह रखा है, देखिए, किसी रिलेशन को एक सेट से दूसरे सेट पे फंक्शन तब कहा जाता है, हम लोग इसको फंक्शन तब कहेंगे जब आपका ये जो है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के हर एक एलिमेंट का वन एंड ओनली वन इमेज, इसका हर एलिमेंट का एक एक इमेज बनना चाहिए। और ये इमेज मतलब लिंक होना चाहिए। इमेज कैसे बनाया जाएगा, तो ये एक रूल के तहत बनेगा। इस सेट के एलिमेंट के साथ इस सेट का एक कंडीशनल अटैचमेंट होगा, कंडीशनल मैपिंग होगी कि वन को हम किससे मैप करें। ठीक है, तो हम लोग इसमें रूल सेट करेंगे कि इसमें क्या रूल सेट करना है। तो यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि एफ एक्स, इसके एलिमेंट्स को हम लोग एक्स से डिनोट करें, और ये जो निकल के आएगा रूल क्या सेट कर रहे हैं हम लोग ऐसा मान लेते हैं, चलिए, कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे आप यदि 1 रखेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पुट होगा, इसकी एक कंडीशनल प्रोसेसिंग होगी, 1 + 1 रिजल्ट 2 आएगा, जो उस सेट में होना ही चाहिए।
मतलब मान लीजिए इसका 1 डाला तो रूल के तहत आपने इसको 2 से मैप कर दिया। यहाँ पे यदि आप 2 रखेंगे तो ये 3 से मैपिंग हो गई, 3 रखेंगे तो 4 से मैपिंग हो गई, 4 रखेंगे तो 5 से मैपिंग। ठीक है बच्चों, ये बात तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा कि हमें 2 सेट में कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ सर्टेन रूल के तहत जो ऑर्डर पेयर बनाए जाते हैं, उस ऑर्डर पेयर में उसको रिलेशन कहते हैं, और उस रिलेशन में फंक्शन एक यूनिक टाइप का रिलेशन है। वो यूनिकनेस क्या है, वो खास बात क्या है फंक्शन में कि आप देखिए, अब हम लोग जरा इस पे आए, ये एक हमारा फंक्शन है नहीं है, इसको जांच करनी है। तो इसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। मतलब इस सिचुएशन को थोड़ा हम लोग मैपिंग करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हमारे पास 1 2 है, पहला एलिमेंट का सेट ए मान लीजिए आप, और दूसरे एलिमेंट के सेट में हमें पता नहीं है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं इसमें 1 2 3 4 5 है। ठीक है, अब 1 के साथ 3 की मैपिंग हो रखी है और 1 के साथ 5 की भी मैपिंग हो रखी है। ठीक है बच्चों, और 2 के साथ 5 की मैपिंग है। ये हमारा, ये यहाँ पे हमारा 4 है और ये हमारा 5 है। तो ये जो रिलेशन दिया हुआ है, ये जो ऑर्डर पेयर देख के ही बता देंगे कि दिस इज नॉट अ फंक्शन। ये जो दिया हुआ है, दिस इज F3 इज नॉट अ फंक्शन। क्यों भाई? क्योंकि इसने अगले लाइन में जो डिफाइन किया है उसके रूल को वायलेट करता है। फंक्शन क्या होता है, उसमें क्या नहीं होना चाहिए। डोमेन, इस सेट को डोमेन कहा जाता है बच्चों, ये आपने रिलेशन में ही पढ़ा था। इस सेट को कोडोमेन कहते हैं, कोडोमेन। सेट बी इज हियर कोडोमेन, सेट ए इज कॉल्ड डोमेन। और रेंज आता है, एक वर्ड है आपके पास रेंज। तो रेंज क्या होता है कि जब आप यहाँ पे एफ ए को रेंज बोलते हैं, ए के सेट के हर एक एलिमेंट को यहाँ पे जब रख देंगे आप तो उसका एक इमेजेस बनेगा। तो दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ इमेजेस। और ये सेट ऑफ इमेजेस जो होता है ये आपको कोडोमेन के सेट में पाया जाना चाहिए। मतलब जब आप यहाँ पे 1 रखेंगे तो इसकी रूल के तहत, ये हमने कंडीशन लगाया है, रूल के तहत कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन करने के बाद ये आपको सेट बी में ढूंढना है कहाँ पे। यदि कोई एलिमेंट गलती से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 लिखा होता है, तो आप इस एलिमेंट का 6 + 1, क्योंकि रूल तो कहता है 6 + 1 7 है ही नहीं, तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। देखिए क्या कह रहा है, डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज ए एंड no two distinct order pairs in F have same first element. This is very point. यहाँ पे इसी रूल को वायलेट कर रहा था कि कोई भी 2 ऑर्डर पेयर होगा तो उसका पहला एलिमेंट सेम नहीं होना। यहाँ पे दोनों मैच कर गया था, ये इस वजह से फंक्शन नहीं होगा ये ऑर्डर पेयर। तो ये बात आपको क्रिस्टल क्लियर रखना है। दूसरा, इसमें मैंने आपको क्या बताया, फंक्शन कब नहीं होता है। फंक्शन उस समय नहीं होगा जब डोमेन का कोई एलिमेंट रूल के तहत ऑपरेट, प्रोसेस्ड हो ही नहीं पाएगा। मतलब प्रोसेसिंग के बाद उसकी इमेज मिलनी चाहिए, तो ये इमेज नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग कहेंगे कि फंक्शन ये एफ इज नॉट डिफाइंड, एफ इज नॉट डिफाइंड, फंक्शन यहाँ पे डिफाइन नहीं हो पाया। तो बच्चों हम लोगों को 2 बातें ध्यान रखनी है कि फंक्शन एक तरह का स्पेशल रिलेशन है। उस रिलेशन में क्या होना चाहिए, सेट ए के हर एक एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए, और एक ही इमेज बने, इसका एक ही इमेज बनेगा, इसका भी एक ही इमेज बनेगा। लेकिन हो सकता है ये दोनों इमेज सेम हो, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। चलिए मैं ये दोनों जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है इसको लेता हूँ। तो इसमें क्या है, पहला एलिमेंट में देखिए सब में भिन्नता है, सब अलग अलग है। ठीक है, इसका मतलब पहला एलिमेंट, जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है। दूसरे सेट में ही मान लीजिए हमारे पास कुछ रहा होगा, 0 1 2 कुछ भी। लेकिन इसमें क्या है ना, हर पूरे सेट के हर एक एलिमेंट को 1 से मैप कर दिया है। सबका सेकंड एलिमेंट देखिए आपको 1 दिखाई देगा। इसका मतलब ये एक तरीके का, मान लीजिए ए एक यहाँ पे सेट रहा होगा जिसमें आपके पास 2 5 8 11 14 और 17 ये एलिमेंट्स होगा, और बी में केवल हमारे पास जो भी यहाँ पे हमने कंसिडर किया 0 1 2 3 लिया। और रूल क्या होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रूल क्या है, एफ एक्स आप रखेंगे तो ये कांस्टेंट फंक्शन ए, कुछ भी रख दीजिए 1 है।
यहाँ का इसमें लेना किस एलिमेंट से, सेट के किस ए सेट से एलिमेंट्स को रखना है। यहाँ पे रखते जाइए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रोसेसिंग में एक्स का कोई रोल नहीं है, तो 1 आएगा। आप 2 रखिए, यहाँ से 5 रखिए, कुछ भी रखिए, इसलिए ऑर्डर पेयर ऐसा बनाया। ऐसे फंक्शन को हम लोग कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। आपने 11th क्लास में, अभी हम लोग जब जाएंगे आगे तो इसको देखेंगे। अभी यहाँ पर देखिए बच्चों क्या दे रखा है, यहाँ पे 2 का 1 है, 4 का 2 है। यहाँ पे रूल क्या है, इस बात को समझना पड़ेगा, आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा कि सेट क्या रहा होगा। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं x5 एक ऑर्डर पेयर है। इस x में क्या है, x की वैल्यू y को 2 बार मल्टीप्लाई करने से आता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देख लेंगे x का सेट में क्या क्या है, क्या क्या ऑप्शन दे रखा है। मतलब ए सेट हम लोग क्या देखेंगे, पहले एलिमेंट से सेट ए बना लीजिए आप। तो 2 4 6 8 10 12 14 ये सेट ए में आ जाएंगे। और सेट बी में क्या आएगा, दूसरा वाला पार्ट 1 2 3 4 5 6 7, पहले 7 नेचुरल नंबर। ठीक है, और यहाँ पे पहले 7 इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर। तो इस तरीके से आपको देखना है कि ये किस रूल के तहत। अब आपको इसमें ऑर्डर पेयर से क्या विजुअलाइज करना है कि कोई भी 2 ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट पे रेस्ट्रिक्शन है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। केवल फर्स्ट एलिमेंट पे रेस्ट्रिक्शन है, सेकंड एलिमेंट पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। यहाँ पे देखिए हर का सेकंड एलिमेंट सेम है। तो इस बात को बखूबी समझ लेना है कि फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है जिसमें डोमेन के हर एलिमेंट का इमेज होना ही चाहिए। कोई एलिमेंट डोमेन में ऐसा नहीं रहेगा कि जिसका इमेज ना हो कोडोमेन सेट में। और सेट ऑफ इमेजेस, देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपके पास फंक्शन मैप किया, इसको करस्पॉन्डेंस भी बोलते हैं, इसको मैपिंग भी बोलते हैं। मैपिंग फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, करस्पॉन्डेंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू सेट बी, ऐसा भी कहा जाता है। अब मान लीजिए इसमें कोई ऑर्डर पेयर होगा, जनरली इस तरह के जो ऑर्डर पेयर आपको मैंने बताया, इसमें पहला जो होगा वो डोमेन का एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे एफ रखने के बाद, और दूसरा जो ऑर्डर पेयर है वो इमेज प्रोसेसिंग होने के बाद, जैसे आपने यहाँ पे 1 रखा तो 2 आया, तो प्रोसेसिंग होने के बाद जो आया इसको हम लोग कहते हैं इमेज। और इसको कहते हैं जो डोमेन के, इसको कहते हैं प्री इमेज। तो इमेज वर्ड से ही इसका नाम पड़ा है, पहले इमेज, तो किसका, किस एलिमेंट का, तो प्री इमेज नाम दिया इसको। तो डोमेन के एलिमेंट को जहाँ पे हम लोग प्री इमेज कहते हैं, इसके प्रोसेसिंग होने के बाद जो एक सेट बनता है जिसको रेंज का नाम दिया गया, तो ये हमारा सेट ऑफ इमेजेस को रेंज कहा जाता है। और रेंज हमेशा कोडोमेन का पार्ट होना चाहिए, ये इसके बराबर होगा, बड़ा कभी नहीं होगा रेंज। मतलब यू कैन से दैट रेंज इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू कोडोमेन, यदि आप इसमें आई मीन की नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करेंगे तो। ठीक है, या तो बराबर होगा या रेंज हमेशा छोटा आएगा। अब इसके ऊपर बहुत सारे जेई मेंस वगैरह में क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो आप देखिएगा कहीं पे मिलेगा रेंज और कोडोमेन के रिलेशन से, तो आप अपने आप कॉन्सेप्चुअल पार्ट है सॉल्व कर लीजिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने क्या बताया कि फंक्शन कब डिफाइन नहीं होता है, जब आप ऐसा सिचुएशन पाएंगे कि किसी एक एलिमेंट का 2 इमेज, डिस्टिंक्ट अलग अलग इमेज बन जाए। ठीक है, आपके बुक में एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 8 बहुत अच्छे से इलस्ट्रेट किया है। इसके कॉन्सेप्ट के पार्ट में भी इसकी चर्चा की है कि इसको हम लोग देखें, और ये रिलेशन के ऑर्डर पेयर को कैसे लिखा हुआ है, और वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे इसी सिचुएशन में आएगा कि 6 का कोई इमेज नहीं मिल पा रहा रूल के तहत। ठीक है, और एग्जाम्पल 8 में दिखाई देगा कि एक का डोमेन के एलिमेंट के मल्टीपल इमेजेस बन रहे हैं, तो डोमेन के एलिमेंट के एक से ज़्यादा इमेज नहीं बनना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसको आप यूँ समझिए कि फंक्शन में क्या होता है, इसको जरा सा हम लोग फिगरेटिवली देखने का प्रयास करें कि किस तरह का सिचुएशन है। देखिए आपके पास सेट ए, ये आपका सेट ए है, मैंने इस तरीके से बनाया है सिलिंड्रिकल। यहाँ पे मैं एक फनल लेता हूँ, ठीक है, और इस फनल से एक प्रोसेसिंग यूनिट को कवर करते हैं हम लोग। और ये प्रोसेसिंग यूनिट में फॉर्मूला लिखा होगा कि प्रोसेसिंग यूनिट क्या करेगा, और प्रोसेस करने के बाद जो है ये एक सेट से जाएगा। ये यहाँ पे हम लोग इसका एक आउटलेट बना देते हैं। प्रोसेसिंग होने के बाद ये आउटलेट को थोड़ा सा टेढ़ा बनाए ताकि ये फॉल अपार्ट हो, नीचे की तरफ जाए प्रोसेस होने के बाद। और इसके बनने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे एक सिलेंडर बनाते हैं, ठीक है। और
देखिए इसको मैं इस तरीके से बताऊंगा। ये आपका सेट बी है और सेट बी और ये आपका सेट ए है, ये यानी डोमेन के एलिमेंट्स हैं। यहाँ से आपके एलिमेंट्स इसमें फनल में आएंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा जो भी रूल दिया होगा, और प्रोसेसिंग होने के बाद अपने को डोमेन सेट में ढूंढेगा, ठीक है। और ढूंढने के बाद जो एलिमेंट्स यहाँ पे गिर जाएगा वो आपका रेंज हो जाएगा। हो सकता है कि ऐसा रूल हो कि सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पे जितने भी, ये आपका को डोमेन का सेट है, ठीक है बच्चों। ये आप समझिए, डोमेन में आपके पास एक्स है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, वो एक फनल के थ्रू एक प्रोसेस, एक रूल सेट होगा, उसमें जाके आएगा। आने के बाद वो प्रोसेस्ड होगा, प्रोसेस्ड होने के बाद ये किसी न किसी कोडोमेन के इसे मैच करेगा, और वो कोडोमेन मैच करने के बाद एक अगले आउटपुट में चला जाएगा जो रेंज कहलाएगा। तो जब x fx बन करके निकलता है तो हम लोग उसको रेंज कहते हैं। और इसका यदि सारा का सारा जिसके अंदर जो कंटेन किया हुआ एलिमेंट्स जो है सारा का सारा यदि इधर गिर गया तो उसको हम लोग कह देंगे कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। यहाँ कुछ रह गया, जैसे मान लीजिए आपने सिचुएशन देखी, जैसे यहाँ पे आपके पास 1 2 3 है, ये सेट ए है, और यहाँ पे आपके पास सेट बी है, यहाँ पे आपके पास 0 1 2 3 4 है, ठीक है। आपने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, रूल लिख दिया यही fx इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो क्या होगा, 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 से मैप करेंगे, 2 रखेंगे तो 3 से, 3 मैप करेंगे तो 4 से। यहाँ पे कोई एलिमेंट इसलिए टॉप में रखा है, कोई छूटेगा नहीं, जरूर गिरेगा। यदि इसमें वो नहीं मिलता है उसका इमेज तो फिर फंक्शन ही डिफाइन नहीं, मतलब मशीन चलनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, ये एलिमेंट यदि यहाँ पे मौजूद होता तो इसका 0 और 1 अटका पड़ा रहता, बाकी सब गिर करके इसके अंदर हमें मिल जाता 2 3 और 4, और यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट हो जाता एक्स की वैल्यू जो है 1 2 3, ये इसमें गिरेगा, प्रोसेसिंग होगी, और को डोमेन में पहले से एलिमेंट है उससे मैं टैली करेगा, उसको लेके नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप एक फिगर से भी समझ सकते हैं। तो व्हाट बेसिकली इज कि फंक्शन जो होता है वो दो सेट के बीच में एलिमेंट्स का एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। वो स्पेशल खास बात क्या है कि ए के हर एक एलिमेंट का इमेज होना ही चाहिए, और ए का कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, इसका ये मतलब निकालिए आप। और ए के किसी भी एलिमेंट का एक से अधिक मल्टीपल इमेज नहीं होना चाहिए। डोमेन सेट में 2 एलिमेंट का सेम इमेज हो सकता है, लेकिन एक एलिमेंट का मल्टीपल इमेज, एक से ज़्यादा इमेज नहीं हो सकता, तो ये फंक्शन फिर नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान रखें, ये आपका कॉन्सेप्ट पार्ट। अब हम लोग इसका एक्सरसाइज करेंगे। चलिए बच्चों, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखने से पहले कुछ अपने कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यही कॉन्सेप्ट आपको आगे ध्यान में रखने हैं 12th क्लास के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। कॉन्सेप्ट बिल्डअप होना बहुत जरूरी है। तो समझिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे रियल फंक्शन क्या होता है। तो रियल फंक्शन उस फंक्शन को कहेंगे जिसका डोमेन या तो रियल नंबर हो या उसका सबसेट हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल में क्लासरूम का सिचुएशन देता हूँ। जैसे डोमेन में मैं कहूँगा कि आपके क्लास में जितने बच्चे हैं उनका रोल नंबर, तो यहाँ पे हम लोग नंबर डाल रहे हैं, नेचुरल नंबर का कुछ पार्ट डाल रहे हैं। मान लीजिए आपके क्लास में 50 बच्चे हैं, तो 1 से लेकर के 50 बच्चों। और सेट बी में जो को डोमेन का सेट है उसमें बच्चों के नाम डाल रहे हैं मैं, आदित्य, आयुष, है ना, गरिमा, एनीवन। जैसे आपके पास श्रुति, ये सब आपके क्लास के बच्चे हैं, दिव्यांशु, सिद्धांत, ये सारे बच्चे हैं। तो ये सारे बच्चे का जैसे मैं बोलूँगा रोल नंबर 1, तो जो 1 बच्चा होगा वो आपका डोमेन के, मतलब क्या कह रहा है, डोमेन के अंदर यदि नंबर हो, रियल नंबर हो या उसका कोई सबसेट हो, तब उसको हम लोग कह देंगे रियल फंक्शन। और यदि रेंज के अंदर में रियल नंबर हो या उसका सबसेट हो, अब मैं उल्टा कहूँगा कि भाई ऐसा आयुष का रोल नंबर क्या है ना, तो पहले ए सेट के अंदर बच्चों के नाम दिए हुए हैं, मैं सिचुएशन ले रहा हूँ। ऐसा भी होता है कि पहले सेट में भी ये नंबर हो, दूसरे सेट में, जैसा कि अभी से पहले हमने आपको एग्जाम्पल में लिए थे और अपने ऑर्डर पेयर में दोनों जगह नंबर लिखा था। हमने ऐसे भी एग्जाम्पल लिए रिलेशन में जिसमें A,1 करके ऑर्डर पेयर था, A,2 करके ऑर्डर पेयर था। तो इट डिपेंड्स कि आपका ऑर्डर पेयर कैसा लिखा हुआ है। तो पहले बात ध्यान रखेंगे, यदि डोमेन यानी ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट यदि रियल नंबर या उसका कोई हिस्सा हो यानी सबसेट हो, तो आप उसको कहेंगे रियल फंक्शन। यदि दूसरा एलिमेंट यानी रेंज, जो रूल के तहत जो इमेज बनता है ऑर्डर पेयर के अंदर, यदि
सेट ऑफ इमेजेज भी यदि रियल पार्ट और रियल नंबर खुद हो या फिर रियल नंबर का कोई सबसेट हो तो उसको हम लोग कहेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन, क्योंकि कैलकुलेट करने के बाद एक वैल्यू निकलती है, इसलिए इसका नाम दिया है रियल वैल्यूड फंक्शन। दोनों जगह नंबर होगा तो आप उसको कह देंगे रियल एंड रियल वैल्यूड फंक्शन। तो बस ये डेफिनेशन और टर्म की टर्मिनोलॉजी। इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों कि ये फंक्शन समझें हम लोग। आपके एनसीईआरटी में सारे 6 टाइप के 7 टाइप के फंक्शन दिए हुए हैं, और भी डिफरेंट बुक्स में आप देखेंगे अलग अलग फंक्शन वो सिचुएशन और कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्रिएट करता है। स्क्वायर रूट फंक्शन, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर मिल गया तो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सब वो अपने आप इन्हीं से डिराइव रिजल्ट है। तो आप बड़े ध्यान से ध्यान रखना, कभी किसी फंक्शन का क्वेश्चन यदि एग्जाम में आता है तो डोमेन, रेंज और इसका ग्राफ समझना। यदि आपने फंक्शन को ग्राफ बना लिया तो डोमेन, रेंज आपके लिए भी बाएं हाथ का खेल है। इसके लिए मैं आपको एक टूल बताता हूँ। आप एक वेबसाइट पे या मोबाइल में आप एक ऐप, मोबाइल में ऐप या फिर वेबसाइट पे ये डेस्मोस करके एक ऐप है जो आपको ग्राफिकल टूल है। ये आपको ग्राफ बनाने में, कोई भी फंक्शन आप उसमें जैसे ही लिखेगा आपको ग्राफ बना देगा, जितने तरह का फंक्शन होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग कुछ फंक्शन की चर्चा करेंगे। तो ये आप याद रखिए, ग्राफ आपको जो बना सकते हैं, बहुत इजी ग्राफ है समझिए, लेकिन इस पर बना बना के यदि हम लोग देखेंगे तो अच्छा व्यू मिलेगा आपको, क्रिस्टल क्लियर मिलेगा कि एक्स का क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं और वाई का क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं। चलिए बच्चों, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं आइडेंटिटी फंक्शन से। देखिए एक एक का फंक्शन का मैं कोशिश करूंगा कि एनसीईआरटी में जो दिया है वो कवर हो जाए, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और सबका ग्राफ और डोमेन रेंज बताते जाएंगे। सबसे पहले कांस्टेंट फंक्शन। तो ये मान लीजिए सेट ए टू बी होगा, यानी ए और बी को आप कोई रियल नंबर भी मान सकते हैं। तो हम लोग चलिए मान लेते हैं कि ये सेट जो है रियल नंबर टू रियल नंबर है, दोनों सेट में रियल नंबर हैं। फंक्शन का रूल क्या होगा? आइडेंटिटी फंक्शन कहता है कि जो आप रखोगे वही उसका इमेज बनेगा। यदि आपने एफ एक्स को वाई मान लिया, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई मान लिया यदि आपने, तो आपका फंक्शन का इक्वेशन जनरेट हो गया y इज इक्वल टू एक्स। इसका यदि आप ग्राफ बनाते हो, ठीक है, तो इसका जब आप ग्राफ बनाओगे तो आपको टूल बता दिया है, उसमें जाके एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लिख दो या y इज इक्वल टू एक्स लिख दो। 45 डिग्री पे इस तरीके से ये चला जाएगा बच्चों, ठीक है। ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स, या फिर आप यूँ कह लें एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसका ग्राफ है। अब हम लोग क्या देख पा रहे हैं, ये आपका 0 है, ये आपका x। ये बेसिक जो आप करते आए हैं वो सब आपका काम है, ये सब कर लीजिएगा। अब इसमें क्या है, आप क्या देख पा रहे हो, इसमें कैसे कैसे पॉइंट होंगे, तो 0 0 होगा, जो लेंगे वही आइडेंटिटी मतलब उसकी पहचान बनी रहे, जो आप रखेंगे वही उसका आंसर निकल के आए, इसलिए इसका नाम पड़ा हुआ आइडेंटिटी। जैसे आप लोग 1 लेंगे तो 1 आएगा, है ना, 2 लेंगे तो 2 आएगा, 3 लेंगे तो 3, जो रखिएगा -1 रखिएगा तो -1। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि इस तरह का फंक्शन जिसमें हमारा डोमेन जो है वो सारा एलिमेंट्स आएगा और रेंज भी फंक्शन का सारा आ जाएगा, जिस सेट पे डिफाइन है वो सारा आ जाएगा। और क्योंकि ये आइडेंटिटी फंक्शन है, रियल नंबर पे डिफाइन है, और इसका डोमेन की बात, सारा कोई भी नंबर रखिएगा वही इमेज बनने वाला है, तो वो भी आप कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं आइडेंटिटी फंक्शन का ये ग्राफ है, और ये व्यू है, ये डोमेन है और ये रेंज है। अब चलिए मैं आपको कांस्टेंट फंक्शन को मैंने जो उसमें इससे पिछले पार्ट में अभी आपको थोड़ी देर पहले बतलाया था, एक बार फिर से देख लीजिए। इसमें ये फंक्शन भी हम लोग मान लेते हैं, सेकंड ये फंक्शन हो गया, ये फंक्शन देखिए, इसको हम लोग मान लेते हैं रियल नंबर टू रियल नंबर दिया हुआ है। और इसमें क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन का मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू के, कुछ भी रखिएगा आंसर एक फिक्स वैल्यू आएगा। इफ के इज इक्वल टू 0, मान लीजिए के 0 हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि एफ एक्स को आपने y माना। इफ के इज ग्रेटर देन 0 और इफ के इज लेस देन 0, ये 3 सिचुएशन देखेंगे हम लोग। तो जब क्या होगा, जब k इज इक्वल टू 0 आएगा, यानी आप एफ एक्स को y मान लेंगे, तब y इक्वल टू 0 हो जाएगा और ये आपका x एक्सिस का इक्वेशन हो जाएगा। यदि आपका k ग्रेटर देन 0 है तो लाइन विल बी पैरेलल टू y एक्सिस एंड विल बी अबव x एक्सिस, और ये k इज लेस देन 0 तो ये आपका हो जाएगा बिलो x एक्सिस। यदि हम लोग इसकी ग्राफ की बात करेंगे तो ग्राफ का सिचुएशन देखिए, अलग अलग के कांस्टेंट वैल्यू पे के मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। आपके पास फंक्शन जो है एफ एक्स इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3 है, y इक्वल टू 3 यहाँ से लाइन जाएगा, दिस इज एफ एक्स इक्वल टू 3। यही -3 हो जाए तो नीचे से चला जाएगा,
तो मैं ये आपको अलग अलग सिचुएशन पे बता रहा हूँ कि कैसे इसको हम लोग समझेंगे। तो ये आपका यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू -3 दिया हुआ, के को हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए, कहता ही ये कांस्टेंट फंक्शन है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू, एक फिक्स्ड वैल्यू आएगा। ऑर्डर पेयर में कुछ भी रखिए, आपने देखा था ना, एक ऑर्डर पेयर मैंने लिया था, 2 रखो तो 1, 3 रखो तो 1, 5 रखो तो 1, कुछ भी रखो 1, तो वहाँ पे 1 के का वैल्यू था कांस्टेंट। मैं बता रहा था कि यदि ये ग्रेटर देन 0 आया तो ये आपका अबव द एक्स एक्सिस बन गया ग्राफ, यदि मैं लेस देन 0 लिया तो नीचे एक्स एक्सिस बन गया, और एग्जैक्टली इक्वल टू 0 ले लिया बच्चों, देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू 0 का ग्राफ। एक एक्स एग्जाम में आता है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो आप बता सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू 0, समझ भी रहे हैं, आपको दिखाई भी दे रहा है क्या हो रहा है। तो इस तरीके से इसका डोमेन की बात करेंगे बच्चे, तो डोमेन तो आपको जहाँ सेट डिफाइन होता है वहीं लिखा होता है, तो ये आपका डोमेन हो गया। रेंज में क्या लिखेंगे, केवल एक फिक्स्ड वैल्यू, यहाँ पे हमने 3 लिया, आप के लिख लीजिए, जनरल फंक्शन होगा तो जनरलाइज में के लिख देंगे। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन है। अब चलिए हम लोग समझते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल आपने पढ़ा ही होगा, पॉलिनोमियल क्या होता है, 10th क्लास में पढ़ा होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा। उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि पॉलिनोमियल फंक्शन को हम लोग यदि लिखना चाहेंगे तो इस तरीके से डिस्क्राइब करना चाहिए कि पॉलिनोमियल फंक्शन हमारा a0 a1x a2x2 a3x3 और इस तरीके से anxn चलता रहेगा। वेयर बताएंगे a0 a1 a2 a3 डॉट 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 an आर रियल नंबर्स, और ये जो n दिया है पावर में जो दिया है दिस इज अ होल नंबर, और नॉन नेगेटिव इंटीजर भी कहते हैं इसको, जीरो भी ले सकते हैं आप। आपने सारा कुछ पढ़ा हुआ है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री का ध्यान रखेंगे। पॉलिनोमियल फंक्शन में कभी भी ये जो है सो नेगेटिव नहीं आएगा, जीरो हो सकता है टू द मिनिमम, बाकी सारे ये पॉजिटिव रहेंगे, फ्रैक्शन में नहीं आएंगे। मैंने इसलिए होल नंबर लिखा है, मैंने इसके लिए दूसरा वर्ड भी प्रयोग किया, नॉन निगेटिव इंटीजर, यानी आपको जीरो लेकर के और पॉजिटिव वाले सारे नंबर लेने हैं, समझ गए बच्चों। तो पावर के लिए आप ध्यान दें, तो इसका मतलब हमारा फंक्शन फॉर एग्जाम्पल पॉलिनोमियल तो बहुत सारे हो सकते हैं। मैं आपको 2 ग्राफ बताऊंगा, एक बताऊंगा x² का ग्राफ और एक हम लोग देख लेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू x³ का ग्राफ क्या होता है। और ये दोनों फंक्शन मैंने माना है कि रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है, ठीक है बच्चों। देखिए ये सारा कॉन्सेप्ट आपको अगली क्लास में काम आएगा, ध्यान रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, फंक्शन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अब आप पहले एफ एक्स इज इक्वल टू x² का ग्राफ देखते हैं, क्या होगा। ये x² दिया, आप यहाँ पे पॉइंट्स ले लीजिए 2-3 और फ्री हैंड कर्व बनाइए बच्चों, ये पैराबोला बनेगा, है ना। आप x की जगह 0 लेंगे तो 0 आएगा, x की जगह 1 लेंगे तो 1 आएगा, x की जगह 2 लेंगे तो एकदम स्टीपनेस 4 पे चला जाएगा, 3 लेंगे तो एकदम 9 पे चला जाएगा, समझे बच्चों। आप यदि -1 लेंगे तो आप -1 का स्क्वायर कर दीजिए, ये भी 1 आएगा, -2 लेंगे तो 4 आ जाएगा, -3 लेंगे तो ये 9 आ जाएगा। मतलब इस तरीके से फ्री हैंड कर्व बनाना है, 0 को टच करके, इसको टच करके, ठीक है बच्चों। तो ये आपका इसका ग्राफ हो गया। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब मैं बताना चाह रहा था कि ग्राफ से कैसे पता लगाते हैं डोमेन और रेंज, ये भी सीख लीजिए। ग्राफ से कैसे पता लगाते हैं, तो ग्राफ देख ही लीजिए। डोमेन कहेंगे x के किस वैल्यू पे फंक्शन का कुछ ना कुछ लाइन बना हुआ है। तो देखिए आप इधर पे चलिए, जितना उधर भी आइएगा ये ग्राफ बना हुआ मिलेगा, जितना इधर आइएगा तो पूरा मिलेगा। इसका मतलब डोमेन इसका पूरा का पूरा रियल नंबर। वैसे भी जिस फंक्शन पे जो यहाँ पे लिखा रहता है ए सेट पूरे को, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ क्या दिया हुआ है, पूरे पर ही आपका ये डोमेन कहलाता है। कई बार डोमेन के बारे में पूछा जाता है कि यहाँ पे आपको दे दिया एफ एक्स इक्वल टू x² और बताएगा तो x पे आप क्या क्या रख सकते हो, किस तरह के नंबर रख सकते हो आप, तो आप बताओगे। इसमें हम कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए फंक्शन पहले से बता रखा था कि हमारे पास FR2R है, तो ये आपका रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर के सेट, मतलब ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर का सेट है। और रूल के तहत आपको बता दिया कि एफ एक्स इक्वल टू x² लेना है। जो भी नंबर रखेंगे प्लस माइनस रूट इरेशनल कुछ भी, तो सारा का सारा जो है आपका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब आपका आंसर 0 टू द मिनिमम से स्टार्ट होगा। तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या कहेंगे, 0 को लेकर के और ये अनंत तक। y की क्या क्या वैल्यू, मतलब इसकी हाइट कितनी बन रही है ग्राफ की हाइट कितनी है। यहाँ पे 0 था, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे इसकी हाइट बढ़ती जाएगी, यानी y एक्सिस पॉजिटिव y एक्सिस 0 से लेके अनंत
ऊपर वाला, इसको ओपन इंटरवल में रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये इसका आपका रेंज हो गया। अब जरा हम लोग चर्चा कर लेते हैं दूसरे ग्राफ का, ये वाले पार्ट का, देखते हैं उसमें हमारा डोमेन रेंज क्या आता है। ये दोनों मैं जितने भी एग्जांपल ले रहा हूँ बच्चों, ये सारे आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और उसी का मैं आपको समझा के इलस्ट्रेट कर रहा हूँ। देखिए, जब आप इसमें इसके ग्राफ के लिए क्या करेंगे, आप 0 रखेंगे 0 आएगा, 1 रखेंगे 1 आएगा, है ना, 2 रखेंगे तो 8 आ जाएगा। ग्राफ में बहुत स्टीपनेस है, बहुत ऊपर से आएगा, थोड़ी सी वेरिएबल आएगी, यहाँ से ये 0 को टच करेगा, 0 पे जाके टर्न ले लेगा इस तरीके से, क्योंकि आप -1 डालेंगे बच्चों। ठीक है, इसमें जैसे ही आपने -1 डाला तो इसका -1 आ जाएगा। ठीक है, -2 डाला तो -8 आ जाएगा। तो जिस प्रकार पिछला ग्राफ यहीं से टर्न लेके ऊपर चला गया था, क्योंकि स्क्वायर में कोई भी आंसर नेगेटिव नहीं आता, इसलिए ये यहीं से 0 से टर्न लेके फिर से, चाहे आप x का नेगेटिव वैल्यू डालिए, वो अपने आप ऊपर टर्न ले गया। लेकिन इसमें क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, प्लस वाले नंबर डालिएगा क्यू करिएगा तो प्लस आएगा, माइनस वाले नंबर डालिएगा क्यू करिएगा तो माइनस आ जाएगा। तो ये बात आपको समझनी है। तो इसमें आप क्या कहेंगे, डोमेन ऑफ द फंक्शन कोई भी रियल नंबर ले लो, और रेंज ऑफ द फंक्शन ये भी कोई सा भी रियल नंबर, क्योंकि पूरा ही इधर कवर करता है, 0 ले रहा है, इधर भी ले रहा है, इधर भी तो इसकी हाइट या डेप्थ बन रही है, तो दोनों ही आपका यूज करें। तो ये इस तरीके से बच्चों हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन का 2 इलस्ट्रेशन हमने बुक में भी दिया, आपको समझा भी दिया। अब चलते हैं रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन में आपने जिस तरीके से पिछले क्लासेस से, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि रेशनल नंबर को क्या फॉर्म होता था, p/q। तो यहाँ भी मान लीजिए फंक्शन का फॉर्मेट वही है, एक पॉलिनोमियल ऊपर है, यहाँ पे पॉलिनोमियल, वहाँ इंटीजर होता था, यहाँ पे आपका qx दूसरा पॉलिनोमियल है। और ध्यान रखेंगे कि qx का वैल्यू जो हो 0 ना हो, बस ये ध्यान रखने वाली बात है। दोनों पॉलिनोमियलों का पॉलिनोमियल फंक्शन आपको मैंने बता दिया क्या होता है। उसमें x की कोई भी डिग्री नेगेटिव नहीं होगी, फ्रैक्शन में नहीं होगी, डेसिमल में नहीं होगी, टू द मिनिमम 0 या फिर नेचुरल नंबर लेना है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, दोनों में ये कंडीशन होगा। लेकिन इसमें जो x की पावर में जो लिखा जाएगा पॉलिनोमियल, उसमें आपका n जो है आपका नीचे का पार्ट 0 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे बच्चों। तो अभी चलिए इलस्ट्रेशन के लिए आपके बुक में एग्जांपल दिया हुआ 1/x, ठीक है, और ये फंक्शन आपको रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है। तब आपसे पूछता है कि इस फंक्शन का ग्राफ क्या होगा। देखिए बच्चों, ग्राफ जैसे ही बनाएंगे आपको इसका डोमेन रेंज और इसका प्रीव्यू मिल जाएगा, सब कुछ समझने लगेंगे। 1/x है, 0 तो होगा नहीं, ध्यान रखेंगे, हम लोग लिखेंगे x में 0 नहीं है, तो इसका डोमेन में वो सारा एलिमेंट आएगा, लेकिन 0 नहीं ले सकते आप, सारे रियल नंबर लेकिन 0 नहीं। ठीक है, अब देखिए ग्राफ कैसे बनेगा। 0 जब है ही नहीं तो ग्राफ कहाँ से टर्न लेगा, 1 से। 1 रखिए 1 आ जाएगा, -1 रखिए -1 आ जाएगा। जितना आप इसके वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे उतना इसकी हाइट छोटी होती जाएगी, पैरेलल। जितना 1 के इधर रखिएगा, ये धीरे धीरे बढ़ता चला के ऐसे करके इस तरीके से इसके चिपक के पैरेलल चलेगा, ये इस तरीके से जाएगा। इधर भी ऐसे ही होगा, माइनस वाला लेंगे, 1 पे जाके टर्न ले लेंगे। देखिए ये बच्चों, ये ध्यान रखना, ये आपका 1 है और इधर से ये आपका -1 है, ये 0 है। बाकी तो आप लेवलिंग कर ही लेंगे, ये तो छोटी क्लास में बताते हैं, ये सब आपका बेसिक्स आपको खुद ही करना है। तो इसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आप 1 से छोटा लीजिए, 1 से छोटा लीजिए कोई नंबर, 1/10 ले लेते हैं। जैसे ही 1/10 लेंगे ऊपर चला जाएगा। 1/100 लीजिए, मतलब 0.01, तो क्या ऊपर 100, मतलब जितना छोटा वैल्यू लेंगे वो बढ़ता जाएगा, मतलब जितना 0 के करीब आएंगे इतना ये ऊपर। मतलब यदि यही फंक्शन लिमिट में हमें पढ़ना हो कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x, तो हम लोग इसको बनाएंगे इनफिनाइट, इतना बड़ा हो जाएगा, अनमेजरेबल, मेजर ही नहीं कर पाएंगे, इतना बड़ा है। सो इट इज infinity, it means so larger that it is not measurable, not quantifiable. So this is why we don't call it, certain students call it not defined। तो ये आपको नहीं समझना है, आपको देखना है। नॉट डिफाइंड तो उस समय होगा जब आप 0 लेंगे, 0 नहीं लिखते, नॉट डिफाइंड यहाँ पे होगा। लेकिन जैसे जैसे 0 की ये अप्रोच है ना, हम लोग इस चैप्टर में जब आएंगे तो लिमिट्स को देखेंगे कि आप जैसे जैसे 0 के करीब आइएगा, ये इतना बड़ा वैल्यू हो जाएगा, इसलिए हमने पैरेलल बना दिया। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ग्राफ भी देख लिया। ठीक है, चलिए रेंज की बात करेंगे तो रेंज क्या आएगा, देख लीजिए, रेंज में भी वही लिख देना आपको, y की वैल्यू 0 की तरफ नहीं बढ़ा है ना, 0 को कभी टच नहीं करेगा। सारा रियल नंबर कैसे निकालते हैं रेंज, इसमें fx को y मान लेते हैं,
लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो 1/x, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/y। अब देख लीजिए इसकी वैल्यू क्या, कहाँ से कहाँ तक, तो जीरो को छोड़ के जब ये x जब जीरो नहीं है तो 1/y विल, x इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब 1/y इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इस तरीके से बता देंगे हम लोग y इज नॉट इक्वल टू 1/0। इस तरीके से हम लोग देख लेंगे कि अब हम लोग चलिए, हम लोग इससे पहले ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो हम लोग इसको देखते हैं आगे कैसे करेंगे। चलिए बच्चों, अब हम लोग अपने तीन फंक्शन को करते हैं। जो रह गया था मॉडुलस फंक्शन, देखिए बच्चों मॉडुलस फंक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। मान लीजिए एफ आर टू आर, सभी क्वेश्चन में हम लोग आर टू आर ही लेके चलेंगे। तो एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको हम लोग दो एब्सोल्यूट वैल्यू की तरह ऐसा लिखते हैं। इसको कैसे डिफाइन कैसे होता है, तो ये आप देख लीजिए बच्चों, इसको हम लोग कह देते हैं, जो मॉडुलस में लिखा है वही लिखेंगे, इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और इसको माइनस एक्स लिख देंगे इफ एक्स इज लेस देन जीरो। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये माइनस क्यों लिखा गया, मैं इसको आपको समझा रहा हूँ। देखिए ये जो है ना एक्स, आपने छोटी क्लास में ये तो पढ़ा कि दो इस तरीके दो स्टैंडिंग लाइन के बीच में कोई भी नंबर रखते हैं तो पॉजिटिव बन के निकलता है, एब्सोल्यूट वैल्यू। इसको हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या है, एब्सोल्यूटनेस नहीं समझ के हम लोग यहाँ पे मॉडुलस समझे। मॉडुलस का यहाँ पे क्या मतलब है कि जब भी आप कोई वैल्यू रखिएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू लिया, यदि आपने जीरो रख दिया तो जीरो का तो कोई साइन नहीं होता, तो पॉजिटिव नेगेटिव की बात ना करके हम लोग यहाँ पे जीरो लिख ले। अब आपने कोई जीरो से बड़ा रखना है, मतलब 5 रखना है, 6 रखना है, 5/2 रखना है, पॉजिटिव नंबर रखना है, तो जो आपने इसमें पॉजिटिव नंबर रख दिया तो पॉजिटिव निकले। आपने पढ़ा हुआ है कि हमें एब्सोल्यूट वैल्यू में कुछ भी रखते हैं तो प्लस ही, जैसे आपने देखा है ना कि -3 रखा तो भी 3 आया, तो ये होता कैसे है, ये यहाँ पे समझ में आती है कि फंक्शन की वजह से होता है। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए आप यहाँ पे इसका मतलब x कुछ रखेंगे तो ये माइनस होगी। यहाँ पे क्या मतलब हुआ, नेगेटिव क्यों रखा गया यहाँ पे, कि आप यहाँ पे -3 रखोगे ना, जैसे -3, तो आपको तो ये समझाया हुआ है छोटी क्लास में कि जब भी इसमें कुछ रखो तो पॉजिटिव पकड़ेगा। तो पॉजिटिव होता कैसे, ये इंटरनल प्रोसेसिंग है। ये आपने यहाँ पे माइनस, क्योंकि आपने एक छोटा नंबर लिया था जो कि जीरो से छोटा, यानी नेगेटिव नंबर है ये, जीरो से थोड़ा सा भी छोटा है, आपने लेफ्ट की ओर लिया तो अपने आप नेगेटिव हो गए। तो नेगेटिव रखें तो आपको लाना तो पॉजिटिव वैल्यू होता है। उस प्रोसेसिंग में क्या होता है, उसके आगे एक माइनस लगता है और ये आपको तब जाके पॉजिटिव मिलता है। इसलिए जब कभी भी x कोई भी जीरो से छोटा वैल्यू यानी नेगेटिव रखेगा तो ये अपने आप में नेगेटिव है, और इस माइनस की वजह से पॉजिटिव आता है। ये माइनस नहीं है, ये पॉजिटिव लिखने का तरीका है। कैसे नंबर के लिए, जो कि जीरो से छोटा नेगेटिव नंबर के लिए। तो ये हो गया। अब इसकी ग्राफ की बात करेंगे बच्चों, तो देख लीजिए इसका ग्राफ मैं यहाँ छोटे में समझा देता हूँ, बहुत आसान सा ग्राफ है। इधर ये आप इधर ले लीजिए और ये इधर, क्योंकि नेगेटिव तो आएगा नहीं, आपने देखा है हर वैल्यू पॉजिटिव ही लेना है, इसका मतलब नेगेटिव लेंगे तो ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, या यूँ लिख लीजिए वाई इज इक्वल टू एक्स और वाई इज इक्वल टू -x। ये मॉडुलस फंक्शन का इस तरीका का कर्वेचर बनता है। अब देखिए इसमें आपको डोमेन पूछा जाएगा, तो डोमेन आप सारा रियल नंबर कुछ भी रख दीजिए यहाँ पे, और रेंज की जहाँ तक बात करेंगे तो केवल पॉजिटिव नंबर आएगा, यानी जीरो से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा। क्योंकि ऊपर यहाँ से जैसे आपने पढ़ा था पैराबोलिक x² के लिए, वैसे यहाँ जीरो से ही स्टार्ट हो रहा है, y की तरफ इसकी वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग देखते हैं सिग्नम फंक्शन क्या है। सिग्नम फंक्शन बहुत यूनिक तरह का फंक्शन है। ये किसी भी फंक्शन का साइन डिसाइड करता है कि वो कैसा है, क्या वो न्यूट्रल है, क्या वो ठीक है, इस तरीके से है। देखिए बच्चों, इफ x इज इक्वल टू 0 तो आपको ये लेना है, और इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 तब आपको ये लेना। अब इसके लिए फर्दर एक डेफिनेशन है। फर्दर क्या डेफिनेशन है कि आप इसका वैल्यू 1 ले लोगे इफ x इज ग्रेटर देन 0, 0 लोगे इफ x इज इक्वल टू 0, आपके बुक में यही दिया हुआ है, इफ x इज लेस देन 0। ये हम लोग लिमिट में जाके पढ़ेंगे कि सिग्नम फंक्शन क्या करता है। ये आप वैल्यू पे ना जाएं। सबसे पहले ये 1 0 और -1 दिखाई दे रहा है ना, इसका ये मीनिंग नहीं है। ये 1 इंडिकेटिव है पॉजिटिवनेस के लिए, ये 0 इंडिकेटिव है न्यूट्रल के लिए। ये इसलिए हम लोग कहते हैं 0 का कोई साइन नहीं होता। अब यहाँ पे -1 है तो ये आपको नेगेटिव। तो ये फंक्शन का काम है, कोई भी फंक्शन नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा कि नीदर होगा,
वो उसको डिस्क्राइब कर देता है। इसमें प्रोसेसिंग करिएगा तो बता देगा कि आपको पॉजिटिव है या क्या है। ठीक है बच्चों, इसका ग्राफ देख लेते हैं हम लोग। जब आप इसका ग्राफ की बात करेंगे तो एक तो जीरो होगा, एग्जैक्ट जीरो। ठीक है, एक्स जब भी आप कुछ भी बढ़ा लेंगे, एक्स जितना ही बढ़ा लीजिए, वाई का वैल्यू आपका 1 आ जाएगा। तो वाई का वैल्यू कांस्टेंट, 1 का मतलब कांस्टेंट, इधर की तरफ 1 से स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, केवल ये यहाँ वाला होल बना दीजिएगा, क्योंकि जीरो पे तो आपको ये लेना है जीरो, और फिर यहाँ पे हम लोग जाएंगे तो यहाँ भी होल बना, जीरो पे तो यही लेना है, इधर की तरफ जाएंगे तो -1। तो इसका जो ग्राफ है y इज इक्वल टू -1, ये y इज इक्वल टू एग्जैक्टली इक्वल टू 0, मतलब ये वाला पॉइंट है। इसमें हम लोग कंडीशनल है ना, जीरो है तो जीरो लेना है, नेगेटिव जब भी लीजिएगा तो माइनस आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप बताइए इसमें बच्चों कि इसका डोमेन क्या लें, रेंज क्या लें, और ग्राफ तो देख लीजिए। तो डोमेन कोई भी रियल नंबर ले लो आप, और रेंज में 3 ही एलिमेंट आएगा, -1, 0 और 1, दैट्स इट, विच सिग्निफाई द साइन ऑफ द गिवन फंक्शन। मतलब क्या है उसमें, इसलिए इसका नाम देखिए सिग्नम, साइन से रिलेटेड है। ठीक है, सिग्नम फंक्शन है। अब चलिए हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शन पढ़ने वाले हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड GIF लिखा है मैंने। ये कंप्यूटर का ग्राफिक्स इंटरफेस नहीं है, ये हमारा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये ध्यान रखेंगे। अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को देखिए स्क्वायर ब्रैकेट में डिनोट करते हैं, fx इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट x। जहाँ कहीं भी लिखा हो या फिर तो हम लिख देता है जनरली कि क्या है, इसको हम लोग कहेंगे इस बॉक्स के अंदर जब जाएगा। जैसे आपने मॉडुलस फंक्शन में क्या देखा कि 2 स्टैंडिंग लाइन के बीच में जो गया वो पॉजिटिव बन करके निकला, यहाँ भी इस तरह का कुछ रूल है। इसका है कि यदि आपने स्क्वायर बॉक्स के अंदर कुछ भी रख दिया, एनी रियल नंबर, क्योंकि फंक्शन जो है वो रियल नंबर टू रियल नंबर पे डिफाइन है, तो आपका आंसर जो आएगा वो x इज एन इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, एंड इज लेस देन एंड इक्वल टू x। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस बात के लिए कि लिखता तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लेकिन डिफाइन करता है लेस देन में, है ना। ग्रेटेस्ट है तो ऐसा लगता है कि ग्रेटर करना चाहिए, लेकिन हम लोग देखेंगे जो NCERT में जो इसका दिया हुआ है डेफिनेशन, उसी को इंडिकेट करते हुए क्या मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, पहले इस बात को समझा जाए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहता है कि आप यहाँ पे कुछ भी रखोगे तो आपका आंसर जो आउटपुट आएगा, वही कहा ना प्रोसेसिंग होने के बाद एक आउटपुट आता है, तो जो आउटपुट आएगा वो एक इंटीजर होना चाहिए। और इंटीजर कैसा होना चाहिए, यहाँ जो लिखा हुआ है या तो उसके बराबर या तो उससे छोटा। मतलब समझिए, यदि आपने x की वैल्यू 2 ले ली, बॉक्स में गया है तो आंसर आपका 2 आएगा। यदि आपने 2.1 ले लिया तो आपका आंसर 2 आएगा, मतलब बाहर आउटपुट इंटीजर ही निकलेगा। आपने यहाँ पे 2.9 ले लिया, आपका आंसर 2 आएगा। आपने यहाँ पे 2.999 जितना मर्जी 9 ले लो आप, इसका आंसर 2 आएगा। समझ रहे, पहले फंक्शन को समझिए फिर हम ग्राफ में आएंगे। तो ये क्या कहता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो भी रियल नंबर, जैसे मान लीजिए आपको ऐसे दिखा है √2 लिखा रहता है, तो √2 का वैल्यू वो 1 लेके आता है। क्यों भाई, क्योंकि √2 का वैल्यू आपने क्या पढ़ा है 1.414। तो इसका जो यहाँ पे कह रहा है इंटीजर निकालो, कैसा इंटीजर निकालो, इससे छोटा या इसके बराबर। तो बराबर तो ले नहीं सकते, पॉइंट में है, इसलिए इंटीग्रल वैल्यू 1 आएगा। तो यहाँ पे वही बात क्लैरिफाई होता है कि लेस देन। अब चलिए हम लोग ऐसा नहीं केवल पॉजिटिव और इस तरह से √2 लेके आपको छोड़ देंगे, हम तो आपको यही बताएंगे नेगेटिव नंबर लीजिएगा तो क्या होगा। यदि आपने इसके अंदर x के अंदर -2 ले लिया तो क्या होगा, तो प्रोसेस होगा इसमें जाके, और ये क्योंकि इंटीजर है तो यही आउटपुट निकल के आएगा। यदि आपने x की जगह पे इसमें रख दिया -2.1 तो इसका आंसर -3 आ जाएगा। बच्चों देखिए यहाँ पे लगता होगा कि ये क्या लिख दिया सर ने, नहीं, आपको समझना है 2.1 माइनस में है, तो देख लीजिए जरा, इसके हम लोग लाइन पे चलें, ये आपका 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2 और यहाँ पे -3, आप -2.1 यहाँ कहीं है। यदि हम लोग -2 लेंगे, जैसे कि पीछे लेते आए, यदि हम लोग -2 लेते हैं तो क्या होगा, -2 तो -2.1 से बड़ा हो जाएगा।
राइट साइड ऑलवेज नंबर लाइन पे जो आपका एक्स है राइट साइड में जब भी जाएंगे तो अपने लेफ्ट से बड़ा होता है। तो जब आप यहाँ पे -2 लेंगे तब तो -2 आ जाएगा एग्जैक्ट। कह रहा है एक्स इज एन इंटीजर एंड इज लेस देन एंड इक्वल टू एक्स। एक्स यदि आपको इंटीजर ही मिल गया तो अपना आंसर इंटीजर ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्स में आपके पास इस तरह से -2.1 है तो आपको छोटा वाला इंटीजर, तो इसके इमीडिएट में छोटा इंटीजर कौन सा है -3, इसलिए इसका मतलब इसका जो ग्राफ है ना वो एक तरफ से ओपन एंडेड है। जैसे मान लीजिए 0 है आपका और ये 1 है, तो ये वाला 1 ओपन होगा, मतलब आप 0.99 जब तक लीजिएगा तब तक आपका 0 आंसर आएगा। और जैसे ही बड़ा लीजिएगा तो ये एक तरफ से खुला हुआ है और एक तरफ से डार्क, इस तरीके से स्टेप फंक्शन भी कहलाता है। 0 से जैसे छोटा जाएंगे तो -1 आ जाएगा, फिर आप स्टेप ले लीजिए, ये ओपन होगा, जैसे ही -1 से कोई भी जाएगा तो ये -2 पे पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से ये स्टेप फंक्शन है, ठीक है। इसका डोमेन की क्या बात, डोमेन क्या लिखेंगे, डोमेन ऑफ द फंक्शन एनी रियल नंबर एंड रेंज ऑफ द फंक्शन इज इंटीजर। वो कह ही रहा है एक्स इज एन इंटीजर, ठीक है बच्चों। तो ये आपके सारे कॉन्सेप्ट फंक्शन के मैंने कवर किए और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और हम देखते हैं एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखते हैं बच्चों एक्सरसाइज 2.3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सारा ही कवर कर लिया हमने, पहले इलस्ट्रेशन में आपको बता दिया था और बाकी यहाँ पे देख लीजिए। कह रखा है फाइंड डोमेन एंड रेंज, दोनों बतलाना है बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, मॉडुलस फंक्शन तो लिया है, आगे एक माइनस ले लिया है। तो डोमेन में तो आप चाहे जो मर्जी नंबर रखते हैं, लेकिन रेंज ऑफ द फंक्शन जो होगा ना बच्चों, उसको ध्यान से जब भी कुछ रखिएगा नेगेटिव होकर निकलेगा। और कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव रखिए पॉजिटिव रखिए तो अपना पॉजिटिव था, लेकिन बाहर लगा दिया नेगेटिव, इसका मतलब 0 से लेके सारा नेगेटिव वैल्यू, तो 0 इंक्लूड कर देंगे और -इन्फिनिटी तक ले लेंगे, ये ओपन इंटरवल में आएगा। चलिए इसमें देखिए बच्चों क्या लग सकते हैं, डोमेन को डिफाइन करने के लिए स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन कब डिफाइन होता है, जब इसका वैल्यू कुछ रियल नंबर पे पॉजिटिव आए। तो आप इसमें सारा का सारा रियल नंबर नहीं ले सकते। मान लीजिए आपने ले लिया 5, तो 5 का स्क्वायर 25 में से 9 माइनस करिएगा तो -16, तो -16 का तो रूट निकलेगा नहीं। इसलिए हम लोग बड़े ध्यान से देखेंगे कि इसमें आप क्या रख सकते हैं। तो इसको डिफाइन होने के लिए आपको ऐसे बताना चाहिए कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 लिया जा सकता है, ठीक है, नेगेटिव नहीं लिया जा सकता। तो क्या हो जाएगा, 9 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। अब बताइए क्या लिखेंगे, -3 से ले करके और +3 तक कुछ भी लीजिएगा तो ये आपका -3 या 3 लिया तो 9 आएगा, तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो हम लोग रेंज बताएं कहाँ से आएगा, 0 से स्टार्ट होगा आना और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, ये 3 तक जाएगा। क्योंकि आप मिनिमम वैल्यू इन दोनों के बीच में जैसे जैसे जाएंगे तो यहाँ पे क्या रखेंगे आप, तो 3, ठीक है। जब हम लोग देखेंगे आगे, जब चलेंगे इन्हीं चैप्टर्स में आगे, यानी हम लोग जब इक्वेशंस पढ़ेंगे या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आएंगे तो दिखाएंगे कैसे ये सेमी सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है। या आपको बताया है डेस्मोस ग्राफ ऐप, उस पर आप f(x=a) लिख के देखिए, फर्स्ट क्लास दिखाई देगा आपको इस तरीके से 3 यूनिट्स का सेमी सर्कल। तो यहाँ पे 0 है और इसकी रेडियस 3 यूनिट्स और ये आपका 3 और -3, इस तरीके से ग्राफ यदि आपने विजुअलाइज कर लिया और सीख लिया कि कैसे बनता है तो फिर आपका सारा समस्या का समाधान खत्म। देखिए इसका x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आया है सेमी सर्कल में, -3 यूनिट्स का रेडियस है तो -3 से 3 तक आएगा, ये बताया जाता है। ये आपका डोमेन हो जाएगा, x का वैल्यू जो पॉसिबल वैल्यू। और इसकी हाइट कहाँ से बननी शुरू हुई, तो यहाँ से लेके कहाँ तक, तो रेडियस से ज़्यादा जाएगा नहीं, इसलिए 0 से 3 तक बनेगा। तो यही मैं बतलाना चाह। अब क्या कह रहा है ना, राइट डाउन द वैल्यूज, बहुत ईजी है। तो आप बहुत छोटे क्लास में 0 रखिए, वैल्यू बताइए, -5, 7 रखिए, बताइए, यहाँ 7 14 -5 9, -3 रख दीजिए तो क्या आएगा, -6 होना है, -11। बहुत आसान क्वेश्चन। यहाँ भी वही है, टीसी जो है, मैंने इसके वर्ड्स को नहीं लिखा, यहाँ पे कह रखा है टीसी जो है एक फ़ारेनहाइट स्केल में एक फॉर्मूला बनाया कि सेल्सियस का क्या वैल्यू डालो तो फ़ारेनहाइट में क्या निकलेगा। टी इज ए फंक्शन ऑफ सेल्सियस एंड टी मेजर द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल और सी इज द सेल्सियस स्केल। यहाँ पे 0 रखेंगे तो यहाँ 0 रखेंगे तो इसका मतलब ये आ जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि आप इसको कहेंगे तो फ़ारेनहाइट में बता सकते हैं। 28 रख दीजिए वहाँ पे, कैलकुलेट कर लीजिए आप इसको।
तो क्या आएगा यहाँ पे 28 रखेंगे आप, तो यहाँ देख लीजिए 9 इंटू 28 अपॉन में 5 प्लस 32। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, या यूं कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 8 जा 72 और 9 दूना 18 7 25 और 0 16 अपॉन 5, यानी आपका ये कितना हो जाएगा 2 और 6 5 11 और 4 अपॉन 5। डेसिमल में बताइए इसको 8 और 2.4, इतना फ़ारेनहाइट। -10 रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, -18 माइनस कर दीजिए, 5 से कटेगा ना ये, तो -18 16 में से माइनस करिए तो ये आ जाएगा 14 फ़ारेनहाइट। अब यहाँ पे थोड़ा उल्टा पूछ लिया है, कह रखा है टीसी का वैल्यू 212 है तो सी का वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे क्वेश्चन क्या कह रखा है। तो चलिए दिस इज इक्वल टू हम लोग 9c अपॉन 5 प्लस 32 इस तरह लिए देते हैं। इसको इधर लाके माइनस करिए तो क्या होगा, माइनस करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये 0 आ गया और 11 में से ये 8 हो गया और यहाँ पे 1 आ गया इंटू 5 और डिवाइडेड बाई 9, तो क्या आ जाएगा 20 और ये 100, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे 212 फ़ारेनहाइट का मेजरमेंट होता है। ये बहुत ही ईजी सा था। अभी देखिए बच्चों, यहाँ पे ना इसने डोमेन नहीं पूछा है, रेंज पूछा है। डोमेन का वहाँ बता ही दिया कि कहाँ पे क्या बिलोंग करता है। कहता है ये कि x रियल नंबर है और लेकिन ग्रेटर देन 0 है, तो क्या है इसका रेंज। रेंज निकालने के लिए fx को y मान लीजिए आप। यहाँ क्या दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, तो इसको y मान लीजिए 2 माइनस। अभी तक क्या है कि y x में एक्सप्रेस्ड है, आपको क्या करना है x को y में एक्सप्रेस करना है। तो x को y में एक्सप्रेस करिएगा तो क्या आएगा 2 अपॉन माइनस वाई अपॉन 3। इसको इधर ले आएंगे और कर लेंगे आप। अब इसके बारे में क्या कह रखा है, ध्यान से देखिए। रियल नंबर तो होगा लेकिन कैसा रियल नंबर, ग्रेटर देन 0। तो ठीक है भाई, x इज ग्रेटर देन 0 है तो x का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं 2 माइनस वाई बाई 3 इज ग्रेटर देन 0। इसको उधर भेज दीजिए तो 2 माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0, सो 2 इज ग्रेटर देन वाई। इसका मतलब 2 से छोटा, ये भी ओपन इंटरवल में, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 ओपन इंटरवल, दोनों साइड ओपन है। समझ गए बच्चों। इसका देख लीजिए fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x रियल नंबर, मतलब ये नेगेटिव नहीं होगा कभी। मिनिमम क्या लेंगे हम लोग, 0 ले लेते हैं, तो 2 से स्टार्ट होगा। तो इसको आप बता सकते हैं कि इसका जो रेंज पूछ रहा है वो, तो 2 से स्टार्ट होके पॉजिटिव साइड ऑफ इन्फिनिटी कुछ भी ले लीजिए, क्योंकि ये कभी नेगेटिव नहीं आएगा। एक्स स्क्वायर दिया है, बताया था ना आपको, पॉलिनोमियल फंक्शन में उसी टाइप का है। और ये तो आपका पसंदीदा क्वेश्चन, पहला फंक्शन था आइडेंटिटी फंक्शन, तो इसका रेंज डोमेन दोनों रियल नंबर। तो इस तरीके से बच्चों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। 11th क्लास के जितने भी फंक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे ये यहीं पे समाप्त हो गया। आप देखते रहिए, इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, दोस्तों को बताइए।